बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फाइलम प्रोटोजोअन्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इस इस टॉपिक में हम प्रोटोजोअन्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लेंगे और उसकी एक इम्पोर्टेंट मेंबर जिसका मैं ऑलरेडी डायग्राम बना चुका हूँ, ये आप लोग जानते भी होंगे, ये है पैरामीशियम कॉर्डेटम, और उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक और उसकी मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं। प्रोटोजोन्स को इंक्लूड किया है किंगडम प्रोटिस्टा में। अब किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है जो ना एनिमल है, ना प्लांट्स है, ना फंजाई है, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है जो एनिमल्स लाइक है, जो प्लांट्स लाइक है और जो फंजाई लाइक है। अब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम नाम देते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन कॉम्बिनेशन है दो अल्फाज की, एक को हम कहते हैं फ्रोटो एंड दूसरे को हम कहते हैं जोन्स। फ्रोटो का मतलब ये है कि फर्स्ट, एंड जोन का मतलब ये है एनिमल्स। अब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फर्स्ट इवॉल्व हो गए हैं, इसको नाम क्या दिया था? प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये किसने दिया था? गोल्डफस ने ये लफ्ज यूज की थी, गोल्डफस, गोल्डफस इन 1818, 1818 में इसने ये वर्ड यूज किया था फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें स्पॉन्जेस भी इंक्लूड थे, इसमें प्रोटोजोन्स भी इंक्लूड थे और इसमें सिलेंथ्रेट्स भी इंक्लूड थे। इन तीनों क्लास, बड़ी बड़ी क्लास, बड़ी बड़ी फाइलम्स को उसने नाम क्या दिया था? प्रोटोजोन्स। लेकिन फिर बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आता है इन 1845 और वो प्रोटोजोन्स को अच्छी तरीके से डिफाइन करता है जो प्रेजेंट सेंस में है। वो कहता है कि प्रोटोजोन्स आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे पास क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। उसकी ज्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनिमल्स लाइक है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं जो प्रोटोजोन्स है ये प्रोटिस्ट है लेकिन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। दूसरी, अगर हम इसकी तादाद को देख लें तो प्रोटोजोन्स एक डाइवर्स फाइलम है। इनवर्टेब्रेट में जो एक डाइवर्स फाइलम है वो क्या है? प्रोटोजोन्स। सबसे जो बड़ा डाइवर्स फाइलम है वो है आर्थ्रोपोड्स, फिर नेक्स्ट जो डाइवर्स फाइलम है वो है मोलस्क, और थर्ड नंबर पे जो आता है वो क्या है? प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स, इसकी तादाद कितनी है? 46,000 स्पीशीज को नाम दिया गया है, मतलब साइंटिफिक बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में इन चीजों को आइडेंटिफाई किया है 46,000। ठीक है, दूसरे 20,000 स्पीशीज ऑफ प्रोटोजोन्स हैव बीन एक्सटिंक्ट। ये दुनिया से खत्म हो चुके हैं, इसके फॉसिल्स मिल रहे हैं लेकिन ये अब दुनिया में मौजूद नहीं है। तो अगर हम इस तरह बात कर ले तो 66,000 स्पीशीज ऑफ प्रोटोजोन्स की आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर ले तो जितने भी प्रोटोजोन्स है ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें कोई टिश्यू भी नहीं होती, ऑर्गन भी नहीं होती, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होती। इस एक सेल में इस प्रोटोजोन्स की सारी लाइफ प्रोसेस होती है। इसकी रिप्रोडक्शन भी इंक्लूड है इसमें, इसकी डाइजेशन भी होती है, एक्सक्रीशन भी यही इस एक सेल में होती है, और उसी एक सेल में हमारे पास रिस्पायरेशन भी होती है। इट मीन the single cell of protozoan is responsible for all the life processes, including the growth, the reproduction, the respirations, excretions, and all these things. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? यूनिसेलुलर यानी सेलुलर लेवल पर ये ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरी, अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात कर ले तो लोकोमोशन की बुनियाद पर हमारे पास जो प्रोटोजोन्स हैं इसको क्लासिफाई किया है इनटू 4 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप को हमने नाम दिया था सार्कोडीना। अब जो सार्कोडीना है इसमें हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज इंक्लूड है, वो है अमेबा। अब अमेबा सुडोफोडिया के जरिए क्या कर देते हैं? मोशन करते हैं। तो हमारे पास ऐसा प्रोटोजोन्स जो सुडोफोडिया के जरिए मोशन कर रहे हैं, इस क्लास को नाम दिया था सार्कोडीना। इसमें इंक्लूड है अमेबा। दूसरी, मस्टिगोफोरंस को फ्लैजेलेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत करते हैं, उसको नाम देते हैं फ्लैजेला। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है जो फ्लैजेला के जरिए मूवमेंट करते हैं। ठीक है, दूसरी तीसरी हमारे पास क्या है? सिलिएटा। अब क्लास सिलिएटा में हमारे पास ऐसे प्रोटोजोन्स इंक्लूड हैं जो सीलिया के जरिए मूवमेंट करते हैं, जो सीलिया के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा है, ये जो क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम एक सिलिएट है, इसके ऊपर ये क्या लगे हुए हैं? सीलिया लगी हुई है, और इसके जरिए हमारे पास क्या कर देते हैं? मूवमेंट करते हैं। चौथा जो जो क्लास है वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स को एपीकम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। स्पोरोजोन इज आल्सो नोन एज एपीकम्प्लेक्सेस, और ये सिसाइल है। ये ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो लोकोमोशन नहीं करते, जो स्टैटिक रहते हैं, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? प्लाज्मोडियम।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सार्कोडीना में इंक्लूड है अमेबा जो सुडोपोडिया के जरिए मोशन करता है, मस्टिकोफोरन फ्लैजेला के जरिए मोशन करता है, सिलिएट सिलिया के जरिए मोशन करता है, और स्पोरोजोन जिसको हम एपिकम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, इसमें प्लाज्मोडियम इंक्लूड है और ये सीसाइल है। सो इट मीन प्रोटोजोन्स मोशन करते भी है और नहीं भी करते। जो कर रहे हैं वो कभी सिलिया के जरिए कर रहे हैं, कभी सुडोपोडिया के जरिए कर रहे हैं, और कभी कई ऐसे स्पीशीज है इसमें जो फ्लैजेला के जरिए मोशन कर रहे हैं। तो ये तो हो गई इसकी लोकोमोशन की बात। दूसरी अगर हम इसकी साइज की बात कर ले, तो जितने भी प्रोटोजोन्स है ये सारे यूनिसेलुलर है, और सेल्स हमारे पास एक छोटा सब्सटेंस है, एक छोटी चीज है। तो इसीलिए हम इसको ज्यादातर माइक्रोस्कोप के जरिए देते हैं। यहाँ पर मैंने रेंज लिखा है साइंस की 0.17 मिलीमीटर से लेकर 0.3 मिलीमीटर तक इसकी साइज होती है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है पैरामीशियम, पैरामीशियम को हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। अगर हम इस तरह कर लें कि पानी ले लें और एक स्लाइड पे डाल लें, तो स्लाइड को अगर हम गौर से देखें तो इसमें ट्रांसपेरेंट बॉडी मूवमेंट करेगी। उस ट्रांसपेरेंट बॉडी, वो ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या होगी, ये हमारे पास पैरामीशियम होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो बड़े हैं साइज में, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोप के बगैर दिखाई नहीं देते। ठीक है, दूसरी अगर हम इसकी हैबिटेट की बात कर ले, तो प्रोटोजोन इस तरह हमारे पास ये एक डाइवर्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसी तरह इसकी जो हैबिटेट है वो भी डाइवर्स है। कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और कुछ प्रोटोजोन ऐसे हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा है एक्वेटिक प्रोटोजोन्स। अब एक्वेटिक प्रोटोजोन्स भी दो तरह पे हैं, दो तरह के हैं। सम प्रोटोजोन्स लाइव इन द फ्रेश वाटर, और सम प्रोटोजोन लिविंग इन द मेरीन वाटर। अब जो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं और मेरीन वाटर में रह रहे हैं, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो डैम्स में रहते हैं, ये सारे फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब ये है कि ये दूसरी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता, बस अपनी खुराक अपने लिए ढूंढते हैं कहाँ जाकर। हम दूसरी क्लासिफिकेशन कर दें, हमारे पास जो प्रोटोजोन्स हैं अलग कैटेगरी की, वो है पैरासिटिक भी हो सकते हैं कुछ प्रोटोजोन्स। सम प्रोटोजोन्स आर सिम्बियोटिक एंड सम प्रोटोजोन्स आर कॉमन सेल्स। अब पैरासिटिक क्या होते हैं, इसमें इस क्लास में इस फाइलम में ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है जो दूसरी दूसरी ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और उसमें डिजीज काज करते हैं, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक प्रोटोजोआ, अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो अमीबा। अमीबा ऐसा ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या ऐसा प्रोटोजोन्स है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और हमारे सेल्स पे ये फीड करता है। और जिस इंसान में या जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एंटर हो जाती है तो उसमें अमीबिक डायसेंट्री काज होती है, ये डिजीज है अमीबिक डायसेंट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक का मतलब ये है इट इज द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर बेनिफाइड। दोनों के लिए ये फायदा हो सकता है। सो सम प्रोटोजोन्स लिविंग इन सिम्बियोटिक एसोसिएशंस व्हाइल सम आर लिविंग इन कॉमन सेल्स। कॉमन सेल का मतलब ये है कि इसमें जो एसोसिएशन है वो कॉमन सेलिज्म से, एक को फायदा है और दूसरे को ना फायदा है और ना नुकसान है। तो इट मीन प्रोटोजोन्स हमारे पास फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी रहते हैं। अब जो फ्री लिविंग है वो डैम्स में भी रहते हैं और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, और जो हमारे पास अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ रहता है उसमें पैरासिटिक भी है, सिम्बियोटिक भी है और कॉमन सेल्स भी है। तीसरी, अगर हम इसकी शेप्स की बात कर लें, तो शेप ये जो मैंने लिखा है ये हमारे पास क्या है, सॉल की तरह है, स्लेपर शेप है। दूसरी, इसमें जो इंक्लूड है हमारे पास सर्कुलर शेप या स्फेरिकल शेप भी इंक्लूड है, इसमें ओवल ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड है, इसमें एलांगेटेड भी है, और ज्यादातर जो प्रोटोजोन्स हैं ये हमारे पास फ्लैट शेप है। क्या चीज है, प्लेट शेप है। तो इसकी शेप भी वेरिएबल है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म डाइवर्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड है, तो इसलिए इसकी जो शेप है ये भी डाइवर्स शेप है। दूसरी, अगर हम रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन की बात कर ले, तो ये एक सेल हमारे पास रिस्पायरेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है और रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। ठीक है, इसकी जो रिस्पायरेशन होती है तो जनरल बॉडी सरफेस के जरिए ये ऑक्सीजन को, जितने भी गैसेस इसको रिक्वायर्ड है वो लेते हैं और अपने लिए एनर्जी तैयार करते हैं। तो इसकी जो रिस्पायरेशन होती है जनरल बॉडी सरफेस के जरिए होती है। अगर इसकी एक्सक्रेशन की बात कर ले तो इसकी एक्सक्रेशन भी सेम जनरल बॉडी सरफेस के जरिए होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम बनाए हैं पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में हमारे पास कंट्रेक्टाइल वेक्यूल भी है, और कंट्रेक्टाइल वेक्यूल ये हमारे पास एक एक्सक्रीटरी ऑर्गेनेल है। इसके जरिए जिस्म से ये क्या कर देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरामीशियम में हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए क्या मौजूद है, कंट्रेक्टाइल वेक्यूल मौजूद है। दूसरी, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है इसमें पैदा हो जाते हैं, तो ये साइटोफ्रोट
इसको हम एनल स्पॉट भी कहते हैं। ये एनल स्पॉट के जरिए भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की बातें। दूसरे अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात कर लें, तो ये जितने भी प्रोटोजोन्स हैं इसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो एमाइटोसिस के जरिए होती है। एमाइटोसिस को हम बाइनरी फिशंस भी कहते हैं। इंशाल्लाह इस एक रिप्रोडक्शन को हम फिर डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रख लें कि प्रोटोजोन्स में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के जरिए होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंजुगेशन के जरिए होती है। अब कंजुगेशन क्या है इसको भी फिर डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन बस सिर्फ आप इतना याद रखें कि हमारे पास तो जितने भी प्रोटोजोन्स है इसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ मैंने जो डायग्राम बनाए हैं ये हमारे पास एक प्रोटोजोन है। ठीक है, इसका नाम है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये क्लास सिलिएटा से ताल्लुक रखता है। इसकी जो मूवमेंट के लिए जो ऑर्गेनील्स यूज कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, सिलिया है। इट मीन ये सिलिएट है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी को देख लें तो इसकी मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले इसके शेप पे आते हैं कि इसकी शेप कैसी है। इसकी शेप आपको नजर आ रहा है, ये सोल शू शेप है। अगर आपने जूते देखे हो तो जूते की जो सोल होती है बिल्कुल सेम उसी तरह है। इसकी ये एंटीरियर एंड है। ये जो ब्लंट एंडेड है ये है क्या है, एंटीरियर एंड। और ये वाला एंड इसको कहते हैं पोस्टीरियर एंड। दूसरी बात, इसकी जो वेंट्रल सरफेस है तो वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास एक ओरल ग्रू मौजूद है। इस ओरल ग्रू के जरिए ये क्या कर देते हैं, ये फूड को एंटर करते हैं। तो जिस साइड पे ये ओरल ग्रू मौजूद है ये वेंट्रल सरफेस है और इसकी अपोजिट सरफेस को हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस। तो ये तो हो गई इसकी ओरिएंटेशंस, एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, डॉर्सल एंड एंड वेंट्रल एंड। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर एंड वेंट्रल एंड को देख ले तो इसमें क्या मौजूद है, ओरल ग्रू मौजूद है और ओरल ग्रू में हमारे पास डिफरेंट साइज की सेलिया मौजूद है। अब ये सेलिया क्या कर देते हैं, ये बीटिंग करते हैं और इसी तरह इसके माहौल में जितना भी खुराक होता है ये इसको कलेक्ट कर देते हैं। सेलिया के दो फंक्शंस हैं, ये बात याद रखें। एक ये हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन है और दूसरी इसके जरिए हमारे पास क्या कर देते हैं, इट कलेक्ट द फूड्स, ये खुराक को कलेक्ट कर देते हैं। जब खुराक ये कलेक्ट कर देते हैं तो ये कहां पर एंटर होती है, इट एंटर इनटू द ओरल ग्रू। ओरल ग्रू के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो ओरल ग्रू है ये ओपन होता है इनटू स्मॉल चेंबर, इसको वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। और यही वेस्टिब्यूल ये ओरल कैविटी है। ठीक है, जिस तरह हमारी माउथ है और माउथ के अंदर हमारे पास क्या है, एक कैविटी है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी या वेस्टिब्यूल। सेम यहाँ पर ही मौजूद है। और इसी तरह ये जो फूड पार्टिकल है ये हमारे पास क्या हो जाती है, पिंच अप हो जाती है। ठीक है, यही फूड पार्टिकल्स एक वैक्यूल्स में बन जाती है। उस वैक्यूल को हम कहते हैं न्यू फूड वैक्यूल। अब ये नया फूड वैक्यूल बन गया है। अब ये साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमता है घूमता घूमता है। ठीक है, इसमें बहुत बहुत सारे एंजाइम्स इस पे एक्ट कर देते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनती है, इसकी जितनी भी फूड्स थी वो डाइजेस्ट हो जाती है, इससे एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये ऑर्गेनिज्म इसको यूज कर देते हैं। यहाँ पर ये जो जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, फूड वेक्यूल्स है। ये नया फूड वेक्यूल है क्योंकि ये अभी अभी माउथ से आए हैं और ये ओल्ड फूड वेक्यूल है क्योंकि ये पुराने हो गए हैं, इसमें डाइजेशन अप टू सम एक्सटेंट हो चुकी है। यहाँ पर सरफेस पर आपको नजर आ रहा है ये सिलिया है और इसके जरिए ये क्या कर देते हैं, मोशन करते हैं। दूसरी, यहाँ पर इसकी एक एक्सक्रीटरी पोर भी है, एक छोटा सा सुराख है, इसको कहते हैं एनल स्पॉट। इसके जरिए जितने भी ओल्ड फूड वेक्यूल है इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम इसकी साइटोप्लाज्म को देख ले तो इसकी साइटोप्लाज्म दो तरह की है। एक साइटोप्लाज्म ये है जो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक है तो इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नजदीक है तो इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और वो साइटोप्लाज्म जो सेंटर में मौजूद है इसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। अब ये इसकी जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें मैट्रिक्स मौजूद होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनील्स फ्लोट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम इसके कंट्रेक्टाइल वेक्यूल्स को देख ले तो देयर आर टू वेक्यूल्स प्रेजेंट, वन ऑन ईच एंड। एक इस एंड पे मौजूद है ये वाला और दूसरा इस एंड पे मौजूद है ये वाला। अगर हम एक इंटरट्रेक्टाइल वेक्यूल को देख लें तो इसकी जो सेंटर वाली है इसको कहते हैं वेसिकल और ये जो रेडिएटिंग कैनाल्स है इसको कहते हैं रेडिएटिंग कैनाल्स। कंबाइनली इसको क्या कहा जाता है, कंट्रेक्टाइल ऑफ वेक्यूल। सो कंट्रेक्टाइल वेक्यूल कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज द वेसिकल्स, द सेंट्रल वेसिकल्स एंड अदर आर द आर्म्स, इसको कैनाल्स भी कहते हैं। दूसरी, इसके अगर हम फंक्शंस की बात कर ले तो इसके फंक्शंस मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास क्या कर देते हैं, इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियस।
तो जितने भी पैरामीशियम है इसमें दो न्यूक्लियस होती है। एक हमारे पास मैक्रो न्यूक्लियस, ये जो बड़ा आपको नजर आ रहा है मैक्रो न्यूक्लियस, और ये जो छोटा नजर आ रहा है आपको ये हमारे पास क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस। अब इन दोनों न्यूक्लियस की फंक्शंस क्या है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जनरल मैंने आपको मॉर्फोलॉजी बताई कि हमारे पास क्या है, ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम की एक स्पीशी का मैंने डायग्राम बनाया है, उसका नाम है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, तो ये हो गई आज की हमारी लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन पे भी बात कर लेंगे, इसके एक्सक्रीशंस और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे, और फिर फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे प्रोटोजोन्स को, क्योंकि प्रोटोजोन्स तो बहुत ज्यादा है, 46,000 है। अब इस 46,000 को आसानी के लिए हमने क्लासिफाई किया है। किस तरह क्लासिफाई किया है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ लेंगे। अल्लाह हाफिज।